इन दी चैप्टर ऑल्टरनेटिंग करंट्स आज मैं टॉपिक ले रही हूँ क्वालिटी फैक्टर और हम डराइव करेंगे इसका फॉर्मूला और समझेंगे कॉन्सेप्ट। तो सबसे पहले हम इसे रिलेट करते हैं विद रेजोनेंस कर्व। पिछले लेक्चर में मैंने रेजोनेंस कर्व प्लॉट किया था, तो मैं एक बार फिर से आपको शो करती हूँ। रेजोनेंस कर्व हमने बनाया था, यानी करंट वर्सेस फ्रिक्वेंसी का ग्राफ प्लॉट किया था, और इस ग्राफ में एक सर्टेन फ्रिक्वेंसी, रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी जिसे हम बोल रहे हैं, उस पर आपको मैक्सिमम करंट की वैल्यू मिल रही थी। यानी हम ये कह रहे थे कि एम्पलीट्यूड जो है करंट का वो मैक्सिमम होगा व्हेन यू हैव अ रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी इन द सर्किट। और रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी की कंडीशन क्या थी? दैट योर एक्सएल यानी इंडक्टिव रिएक्टेंस शुड बी इक्वल टू कैपेसिटिव रिएक्टेंस। जब मैंने दोनों को इक्वेट किया, सो आई गेट द फ्रिक्वेंसी 1/√LC। लेकिन हमें ये भी पता है कि करंट का रिलेशनशिप रेजिस्टेंस के साथ क्या होता है? ε0/R। आर जितना ज़्यादा होगा उतना ही पीक वैल्यू कम होगी, यानी उतना ही आपका ग्राफ जो है फ्लैट हो जाएगा। तो अगर मैं तीनों को कंपेयर करूं, तीनों कर्व्स को, तो R3, R2 एंड R1 में सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू है R1 की। R3 सबसे लार्जेस्ट है, क्योंकि R बढ़ाओगे तो करंट कम होगा, करंट कम होगा तो आपको पीक वैल्यू भी कम मिलेगी और आपको कर्व की शार्पनेस भी कम मिलेगी। तो वो फिजिकल क्वांटिटी, वो कोफिशिएंट जो डिफाइन करता है शार्पनेस ऑफ द कर्व या पीक ऑफ द कर्व, उसे हम कहते हैं क्वालिटी फैक्टर। तो ये मैंने कोरिलेट कर दिया कि क्वालिटी फैक्टर क्या होता है। अब ये बात हमें ध्यान रखनी, क्वालिटी फैक्टर एक्चुअली एक नंबर होता है जो सिर्फ ये डिसाइड करता है कि कितना शार्प कर्व बनेगा, कितनी हाई आपके पास शार्पनेस मिल रही है। जितना ज़्यादा क्वालिटी फैक्टर उतनी ज़्यादा शार्पनेस। तो हम यहाँ ये कह सकते हैं कि सिर्फ पीक वैल्यू मिल रही थी हमें कहाँ पर? रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी पे। लेकिन रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी से पहले भी और रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी के बाद भी आपको I0 नहीं मिल रहा है, बल्कि उससे कम वैल्यू मिल रही है। तो करंट कॉन्स्टेंट भी नहीं है और करंट दोनों साइड ग्राफ के दोनों तरफ फॉल कर रहा है। अब बात करते हैं हम डेफिनेशन की। ओके, स्टेटमेंट देने से पहले एक बार हम ये सारे पॉइंट्स भी देख लें, इन केस अगर कोई पॉइंट मिस हो गया हो। I0 इज़ इन्वर्सली रिलेटेड टू R, यानी शार्पनेस जो है वो किस पर डिपेंड कर रही है? रेसिस्टेंस पे डिपेंड कर रही है। शार्पनेस इज़ अ मेजर ऑफ द कोफिशिएंट दैट इज कॉल्ड क्वालिटी फैक्टर, एंड I इज़ लेस देन I0 फॉर फ्रिक्वेंसी ग्रेटर देन और लेस देन थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी, या यू कैन से रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी। तो जो आपकी रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी बन रही थी उससे पहले और उसके बाद दोनों ही जगह पर करंट की वैल्यू लेस देन पीक वैल्यू होगी। तो ये यही बता रहा है, लेकिन हमें मैक्सिमम कब मिल रही है? जब आपका ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा R है। ये आपकी एंगुलर फ्रिक्वेंसी है, ये लीनियर है, दोनों ही सेम बात बता रहे हैं। दे आर यूज इन ट्रांसमीटर, रिसीवर, रेडियो, टीवी एंड ट्यूनिंग सर्किट्स में, फिल्टर सर्किट्स में हम ज़्यादातर इनको यूज़ करते हैं। किसको? शार्पनेस ऑफ द कर्व को, या क्वालिटी फैक्टर जैसे नेम को हम यूज़ करते हैं कहाँ पर? टू डिफाइन द शार्पनेस। और ये यूज़ होता है एज अ एक्सेप्टर सर्किट, क्योंकि हम ये कहते हैं कि ये एक्सेप्टर सर्किट क्यों कहलाया जाता है? सीरीज़ LCR सर्किट को हम एक्सेप्टर सर्किट भी बोलते हैं। उसका रीज़न ये है कि एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी को एक्सेप्ट करेगा एट द रेजोनेंस पॉइंट, बाकी सभी फ्रिक्वेंसीज़ को ये नेग्लेक्ट कर देगा या फिर उन्हें रिजेक्ट कर देगा, सिर्फ एक ही पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी देखेगा। तो अब हम बात करें क्वालिटी फैक्टर की स्टेटमेंट की। स्टेटमेंट कहती है कि इट इज़ अ रेशियो ऑफ द वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर इंडक्टर टू द वोल्टेज अक्रॉस द रेसिस्टर एट द रेजोनेंस। तो अगर आपकी रेजोनेंस कंडीशन बन गई है तो उस पॉइंट पे जो रेशियो होगा कैपेसिटिव वोल्टेज का टू द रेसिस्टिव वोल्टेज, या फिर इंडक्टिव वोल्टेज टू द रेसिस्टिव वोल्टेज, ये इसकी फॉर्मूला भी यही है और यही फॉर्मूला हमें इसके न्यूमेरिकल्स में भी यूज़ करना है। लेकिन हम इसे डेराइव आउट करेंगे कि ये फॉर्मूला कैसे निकला। दूसरी स्टेटमेंट से हम स्टार्ट करेंगे और फिर फाइनली हम रीच करेंगे इसी फॉर्मूले पर। तो दूसरी स्टेटमेंट कहती है इट इज़ द रेशियो ऑफ द रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी ऑफ टू डिफरेंट फ्रिक्वेंसीज टेकन ऑन द बोथ साइड ऑफ द रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी एट विच द करंट एम्पलीट्यूड बिकम्स I0/√2। हम क्या करेंगे इस स्टेटमेंट को समझाने के लिए? मैं यहाँ पे ग्राफ यूज़ कर रही हूँ, वही रेजोनेंस कर्व जो हमने बनाया था, जो रेजोनेंस कंडीशन पे बन रहा था। उसमें रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी के दोनों तरफ हमने कुछ फ्रिक्वेंसी कंसीडर कर लिए, ओमेगा 1 एक तरफ और दूसरी तरफ हमने कंसीडर कर लिया ओमेगा 2, और ये वो फ्रिक्वेंसीज़ हैं जहाँ पर करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी? I0/√2 हो जाएगी। स्टेटमेंट यही कहती है। लेकिन क्वालिटी फैक्टर हमें कहाँ मिलेगा? क्वालिटी फैक्टर मिलेगा बाय द रेशो, यानी रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी का रेशो ले लें डिवाइडेड बाय विद द डिफरेंस ऑफ दीज टू फ्रिक्वेंसीज। इन दोनों फ्रिक्वेंसीज के डिफरेंस से अगर हम डिवाइड कर दें तो देन यू विल गेट द क्वालिटी फैक्टर। और वो फ्रिक्वेंसीज कौन सी हैं? वो फ्रिक्वेंसीज हैं जब आपका करंट
पीक नहीं है, बल्कि पीक डिवाइडेड बाय √2 है। तो अब हम इन दोनों फ्रिक्वेंसीज़ को पहले डिफाइन कर देंगे ये क्या रही होंगी। तो दोनों फ्रिक्वेंसीज़ एक ही कॉमन पॉइंट पे मिल रही हैं, आपको कट कर रही हैं, यानी कि I0/√2 है उस वक्त करंट। तो हम कह सकते हैं कि हमने रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी में से कुछ घटाया होगा, कुछ चेंज ऑफ फ्रिक्वेंसी हुआ होगा, और कुछ दूसरी साइड हमने कुछ ऐड किया होगा। सो यहाँ मैंने शो कर दिया कि ω1 = ω/r माइनस डेल्टा r। डेल्टा r इज दैट स्मॉल फ्रिक्वेंसी जो हमें रेजोनेंस से अलग हटाने के लिए, बोथ साइड पे I0/√2 वैल्यू पर लाने के लिए हमें या तो ऐड करनी पड़ी या हमें सब्ट्रैक्ट करनी पड़ी। दोनों हमने ले ली हैं। ω1 भी डिफाइन हो गया, ω2 भी डिफाइन हो गया, बट रेजोनेंस में तो हमें फॉर्मूले में चाहिए ω2 - 1 माइनस ऑफ ω1। सो वी विल पुट द वैल्यूज़, दोनों को हमने यहाँ पे पुट करेंगे तो ω/r कैंसिल हो जाता है, एंड माइनस यानी कि दोनों प्लस हो जाएंगी क्वांटिटीज़ आपकी, एंड यू विल गेट 2 डेल्टा ω। तो ये आपके पास आ गया बैंडविड्थ। अब ये बैंडविड्थ क्या वर्ड होता है? तो बैंडविड्थ हमने इससे पहले कहीं यूज़ नहीं किया है। बैंडविड्थ जनरली सर्किट्स में जितने भी अप्लाइंसेस आप यूज़ करते हैं उन सभी की एक फ्रिक्वेंसी रेंज होती है। फ्रिक्वेंसी रेंज का मतलब हुआ, हमने कहा कि हमें पीक तो मिलेगा I0 पे, यानी कि अगर आप कोई सिग्नल कैच करना चाहते हो, किसी मैसेज को रिसीव करना चाहते हो, तो वो आपके एग्जैक्ट और एक्यूरेट और विद परफेक्शन तो वो आपको मिल रहा है, या मैक्सिमम एम्पलीट्यूड के साथ वो मिल रहा है आपको रेजोनेंस पे। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ रेजोनेंस पर ही कैच होगा, वो उसके थोड़ा सा इधर और थोड़ा उधर भी कैच हो सकता है, और उसी विड्थ को, उस वेरिएशन को या उस रेंज को हम बोलते हैं बैंडविड्थ। यही रिप्रेजेंट कर रहा है ω2 - ω1, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक के डिफरेंस को हम कह रहे हैं बैंडविड्थ। इस रेंज के अंदर वो सिग्नल कैच हो सकता है, माना वो उतनी क्लैरिटी के साथ कैच नहीं होगा, हो सकता है उसके साथ कुछ नॉइसेस भी मिक्स हो जाएं, लेकिन पॉसिबिलिटी है कि उस बैंडविड्थ रेंज के अंदर, यानी कि उस रेंज ऑफ फ्रिक्वेंसी के अंदर वो सिग्नल कैच हो सकता है जिस सिग्नल के लिए आपने अपनी ये रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी बनाई होगी। इसको और क्लियर करूँगी कि क्या मतलब है बैंडविड्थ का, लेकिन अभी हम इसे स्टार्ट करते हैं आगे डेरिवेशन करना। सो हमारे पास ये आ गई, ये टर्म कहलाती है आपकी बैंडविड्थ। सो हम इसे वापस इस फॉर्मूले में अगर पुट करें तो आपके पास क्वालिटी फैक्टर बचता है ω/2 डेल्टा ω। अब आप देख सकते हैं कि ये भी फ्रिक्वेंसी है, ये भी फ्रिक्वेंसी है, तो ये एक ऐसी क्वांटिटी है जिसकी कोई यूनिट नहीं होती, यानी हम इसे कह सकते हैं ये डायमेंशनलेस है, डायमेंशनलेस फिजिकल क्वांटिटी। सो हम कह सकते हैं ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी एक्चुअली एक नंबर है, और नंबर को अब मैं आपको इस सर्किट से समझाती हूँ कि नंबर है उसका एडवांटेज क्या है। आपने देखा होगा कि रेडियो स्टेशंस पे या टीवी स्टेशंस पे बहुत सारे सिग्नल्स आपको मिलते हैं। स्टेशन तो रिसीव सिग्नल्स भेज रहा है, और ऐसा एक पर्टिकुलर चैनल नहीं होता। तो आप किसी भी सर्किट के पास जब बहुत सारे सिग्नल्स आते हैं और आपको चूज़ करना है उसमें से कोई एक पर्टिकुलर सिग्नल या पर्टिकुलर चैनल जिसे आप सुनना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, आप उसकी वो रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी क्रिएट करेंगे, यानी कि उसका वो क्वालिटी नंबर क्रिएट करेंगे कि उस नंबर पर वो पर्टिकुलर चैनल रिसीव हो जाए। सो हम अगर क्वालिटी फैक्टर को डिफ़ाइन करें तो क्वालिटी फैक्टर एबिलिटी होती है, या ये वो नंबर होता है जो सर्किट के अंदर ये डिफ्रेंशिएट करने में हेल्प करता है कि जो डिफरेंट फ्रिक्वेंसीज आ रही हैं उनकी अलग अलग रिसीविंग रेंज क्या है। अगर हम कहें कि हमें चैनल रिसीव करना था ω/r पे, मगर हमारे पास बैंडविड्थ हो गई इतनी बड़ी, तो अगर आपकी बैंडविड्थ ज़्यादा हो गई तो आपके पास पॉसिबिलिटी है कि आप इस रेंज में, इस रेंज में, इस रेंज में, इन सभी के बीच में आप सिग्नल कैच कर सकते हो। लेकिन उस रेंज की फ्रिक्वेंसीज़ और भी तो हो सकती हैं, यानी कि अगर आपने 90.8 हर्ट्ज़ सपोज FM रिसीव करना था, और आपकी 98.8 के अलावा भी कोई फ्रिक्वेंसी हो, तो वो भी उस चैनल पे, यानी इस बैंडविड्थ की रेंज में आ जाएगी और वो भी कैच हो जाएगी। तो क्या होगा, आपको दो चैनल एक साथ या फिर नॉइसेस सुनाई दे रही हैं जो प्योरिटी नहीं है, यानी कि जो क्वालिटी अच्छी नहीं दे रही, सिग्नल की क्वालिटी अच्छी नहीं दे रही, आप अच्छा सुन नहीं पा रहे हो। अब यहाँ ये रेंज घटाने का पर्पस क्या होगा, बैंडविड्थ हम घटा देंगे, ये बैंडविड्थ हम घटा दें, ये घटाते चले जाएंगे तो आपकी शार्पनेस जो है वो बढ़ जाएगी। फॉर एग्जांपल मैं छोटा सा डायग्राम बनाती हूँ यहाँ पे सिर्फ समझाने के लिए
कि अगर सपोज़ आपने पीक और भी ज़्यादा शार्प कर दी तो जो रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी वो तो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे मिल रही है, लेकिन जो बैंडविड्थ है वो भी घट जाएगी। अगर आपकी बैंडविड्थ घटेगी, ये फैक्टर घटेगा, तो क्वालिटी फैक्टर क्या होगा, इंक्रीज़ कर जाएगा। तो हम कह रहे हैं कि जिस नंबर पे लार्ज नंबर हमें मिल रहा है वो क्या डिफाइन कर रहा है कि शार्प वैल्यू, और वो शार्प वैल्यू ये बता रही है कि अब एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी सिर्फ यहीं पर कैच होगी, और अगर स्लाइटली डिफरेंट भी कोई और फ्रिक्वेंसी है वो इस रेंज में अब नहीं आ पाएगी, बल्कि उस फ्रिक्वेंसी रेंज के लिए कोई और शार्प पीक बनना चाहिए। सपोज़ यहाँ बन गया, तो अब वो फ्रिक्वेंसी यहाँ पर कैच होगी, इस पर्टिकुलर उसके लिए कोई और रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी बन रहा होगा ओमेगा आर। तो हर चैनल अपनी अलग अलग रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी पर कैच होगा। रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी हम क्या बोलते थे, रेजोनेंस एक टर्म हमने जब वेव चैप्टर पढ़ा था और ऑसिलेशन चैप्टर पढ़ा था वो भी हमने बताया था कि रेजोनेंस होती है डिवाइस की प्रॉपर्टी। तो डिवाइस के पास एक फ्रिक्वेंसी है और एक जो सिग्नल आ रहा है जिसे आप रिसीव करना चाहते हो उसकी फ्रिक्वेंसी है। जब रिसीविंग सिग्नल की फ्रिक्वेंसी आपके एपरेटस या डिवाइस की फ्रिक्वेंसी से मैच हो जाती है तो रेजोनेंस क्रिएट होता है, यानी कि तब आपको मैक्सिमम एम्पलीट्यूड मिलता है। तो हम ये कह रहे हैं कि अगर हम क्वालिटी फैक्टर को घटा दें तो आपकी रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी ही वो प्रॉपर्टी रह जाएगी जिस पर सिग्नल कैच होगा। उसके पास एक ब्रॉडर बैंड नहीं होगा कि जहाँ पॉसिबिलिटी हो किसी और सिग्नल के रिसीव होने की, यानी क्वालिटी जो है सिग्नल की या रिसीविंग चैनल की क्वालिटी जो है वो इम्प्रूव हो गई, या हम ये कह सकते हैं कि ये एक बेटर क्वालिटी का डिवाइस है। अब क्वेश्चन उठता है कि एक पर्टिकुलर सर्किट में हम अलग अलग रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी लाएं कहाँ से। तो उसके लिए सर्किट है ये, यहाँ पर हम कैपेसिटर एक वेरिएबल रेंज का यूज़ करते हैं जिसमें L और C की वैल्यू को हम इस तरीके से एडजस्ट कर दें कि यू विल गेट अ डिफरेंट वैल्यू ऑफ रेजोनेंस। जब आप नेचुरल फ्रिक्वेंसी न्यू नॉट को, यानी कि न्यू नॉट कह लो या ओमेगा जिसको हम रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी कह रहे हैं, जब आप इसे मैच कर देते हो डिज़ायर्ड सिग्नल से तो जो डिज़ायर्ड स्टेशन है वो कैच हो जाएगा। यानी आपको क्या करना है, आप वेरी कीजिए C को L को, क्योंकि हमारी रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी डिपेंड करती है 1/√LC पर। तो बाय वेरिंग योर L एंड C यू आर चेंजिंग द रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी। रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी चेंज हो रही है तो एक्चुअली आपका क्वालिटी फैक्टर भी चेंज हो रहा है। तो आप क्या कर रहे हो, ओमेगा और C एडजस्ट करके क्वालिटी फैक्टर को एडजस्ट कर रहे हो, और उस क्वालिटी फैक्टर को एडजस्ट करके, यानी कि उस रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी को पर्टिकुलर पॉइंट पे फिक्स करके हम चैनल को सिर्फ उसी रेंज में ही कैच करेंगे। तो स्टेशन उसी पॉइंट पर कैच होगा, बल्कि एक ब्रॉडर बैंड नहीं मिलेगा कि जहाँ पर पॉसिबिलिटी हो सिग्नल के कैच होने की या नॉइसेस के आने की, और ऐसे सिस्टम को हम क्वालिटी फैक्टर बोलते हैं। तो काफ़ी लंबा एक्सप्लेनेशन हो गया, तो अब हम निकाल लेते हैं डेरिवेशन। एट फ्रिक्वेंसीज ओमेगा 1 एंड ओमेगा 2 I is equal to I0 by √2 is equal to एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय √2R। क्यों? क्योंकि I0 का फॉर्मूला क्या होता है, E0 बाय R। तो हमने यहाँ पे E0 EMF की बात हो रही है, एप्सिलॉन बोल दिया था मैंने, तो E जो है EMF की बात हो रही है, EMF पीक वैल्यू डिवाइडेड बाय R रेसिस्टेंस। तो इसका मतलब ये हुआ कि इम्पिडेंस जो हमारा Z था वो अब की बार आपका किसके बराबर है, जब फ्रिक्वेंसी ओमेगा 1 और ओमेगा 2 है तब वो √2R के इक्वल है। लेकिन Z का फॉर्मूला क्या होता था, Z का फॉर्मूला होता था R² प्लस ओमेगा L बाय 1 बाय ओमेगा C होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अब मैं यही कंटिन्यू कर रही हूँ, √2 ऑफ R। देखिए जब तक रेजोनेंस थी तब तक XL XC के इक्वल था, यानी ये फैक्टर 0 हो गया था और आपका इम्पिडेंस सिर्फ आपको R मिला था तब जब हमारे पास पीक वैल्यू I0 थी। ये जब पीक वैल्यू आपको मिलती थी, ये वाली पीक वैल्यू, तब तक आपके पास एट I इज इक्वल टू I0 योर Z वॉज इक्वल टू R। लेकिन अब हमारे पास वो पीक वैल्यू वाली सिचुएशन नहीं है, वो पीक वैल्यू तो तब आती है जब XL XC के इक्वल होगा। तो इसका मतलब ओमेगा 1 और ओमेगा 2 तो रेजोनेंस के इस साइड या उस साइड है, तो वहाँ पर आपका XL XC के इक्वल नहीं होगा। रादर फॉर्मूला ये कहता है कि वहाँ करंट 1/√2 हो गई है, तो हमने कंपेयर कर दिया कि जो डेफिनेशन का वैल्यू है उसको विद द फॉर्मूला। अब यहाँ बोथ साइड हम स्क्वायर करते हैं और रिमूव करते हैं अंडर रूट, यू विल बी लेफ्ट विद R² प्लस ओमेगा L माइनस 1 बाय ओमेगा C होल ऑफ स्क्वायर, यू विल गेट R
2 ऑफ आर ऑफ स्क्वायर। एंड अगर आप इसे फर्दर सिंप्लीफाई करें यू विल गेट द वैल्यू ऑफ आर स्क्वायर को हम इधर लेके जाते हैं तो एक आर ही बच जाएगा, यानी आपके पास बचेगा ओमेगा एल माइनस 1 बाई ओमेगा सी इज़ इक्वल टू, अगर मैं अभी लिखती हूँ आर स्क्वायर और यहाँ पर आर स्क्वायर रह गया, लेकिन अगर आप स्क्वायर बोथ साइड हटाएंगे देन यू विल गेट अ प्लस माइनस साइन here, यानी आपके पास बचेगा ओमेगा माइनस 1 बाई ओमेगा सी इज इक्वल टू प्लस माइनस ऑफ आर। तो ये इक्वेशन हो गई जिसे हम यूज़ करेंगे। नेक्स्ट पेज पे चलती हूँ मैं। नाउ एज आर हमारे पास दो वैल्यूज़ की फॉर्म में आ रहा था प्लस माइनस ऑफ आर, तो हम उसे दो फैक्टर्स की फॉर्म में या दो इक्वेशंस फ्रेम कर सकते हैं, एक ओमेगा 1 फ्रिक्वेंसी के लिए और एक ओमेगा 2 फ्रिक्वेंसीज के लिए। एक को हमने प्लस ले लिया है, मतलब इट्स योर चॉइस, यहाँ मैंने लेस फ्रिक्वेंसी यानी लोअर साइड बैंड था उसको मैंने माइनस लिया और अपर साइड बैंड को मैंने आर ले लिया। अब मैं साइड बैंड वर्ड यूज़ कर रही हूँ, साइड बैंड का मतलब है कि आपके पास रेजोनेंस ओमेगा आर यहाँ थी, एक साइड बैंड इधर था एक इधर था, तो इधर और इधर वाला केस ये ओमेगा 1 है और ये ओमेगा 2, तो ये लोअर साइड बैंड कहलाता है और ये कहलाता है अपर साइड बैंड। इन दोनों का डिफरेंस अपर साइड बैंड माइनस लोअर साइड बैंड का डिफरेंस जो है वो बैंडविड्थ होती है। तो ये हमने डिफरेंस मैंने अलग अलग लिख दिया है कि लोअर साइड वाले को मैंने माइनस आर ले लिया और अपर साइड वाले को प्लस आर। नाउ वी विल ऐड दीज टू इक्वेशन एंड विल सब्ट्रैक्ट दैम टू सो एज टू फाइंड आउट दी वैल्यू। तो पहले मैं इनको ऐड करते हैं। ऐड, ये इसको फर्स्ट कह देते हैं, इसको सेकेंड कहते हैं। एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, तो जब आप इसे ऐड करेंगे यू विल हैव W1 प्लस W ऑफ 2 ऑफ L माइनस 1 बाई सी, मैंने कॉमन ले लिया है, एंड इन साइड यू आर लेफ्ट विद 1 बाई ओमेगा 1 माइनस 1 बाई प्लस ओमेगा माइनस कॉमन आने के बाद 1 बाई ओमेगा 1 प्लस 1 बाई ओमेगा ऑफ 2, जिसे आप फर्दर और ये दोनों ऐड करेंगे तो 0। तो फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं इसको हम। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ ओमेगा 1 प्लस ओमेगा ऑफ 2, कॉमन निकाल लेंगे बाद में, अभी तो पहले एलसीएम ले लें 1 बाई सी, देन ओमेगा 1 ओमेगा 2 एंड देन ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2। तो ये इक्वेशन आ जाती है दिस इज इक्वल टू 0 एंड ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 दोनों में से कॉमन आ जाता है। विल टेक इट ऑन दी अदर साइड, कॉमन आने के बाद कैंसिल हो गया, तो आपके पास बचा 1 बाई सी एंड देन रिलेशनशिप में ये वाला एल भी हम लेके जाते हैं। तो मैं अभी फ़िलहाल लिख रही हूँ 1 बाई ओमेगा 1 ओमेगा 2 एंड इज इक्वल टू, इसको एल को हम उधर लेके जाएंगे, माइनस एंड माइनस कैंसिल कर देंगे, तो सी भी उधर ले जाते हैं, तो यू आर लेफ्ट विद या फिर मैं इसे रिवर्स करके भी लिख दूँ, या लिखती हूँ ओमेगा 1 ओमेगा 2 एंड इधर गया तो एल सी हो रहा था, लेकिन जब आपने इसको ऊपर ले लिया है तो ये हो जाएगा एल ऑफ सी। तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर ये आ गया, एक कन्वर्जन मैंने रिलेशन निकाल लिया है। अब मैं सब्ट्रैक्ट करती हूँ, तो सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं 1 फ्रॉम सेकेंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। सेकेंड थी हमारी ये वाली W2 वाली टर्म में से W1 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। सो अब हमारे पास इक्वेशन बनेगी W2 माइनस W ऑफ 1 L प्लस 1 बाई सी, एंड इसको भी मैं यहीं एलसीएम आप चाहें तो 1 बाई W2 माइनस 1 बाई W1 लिख सकते हैं, बट मैं यहीं एलसीएम ले लेती हूँ उसका W1 W2 एंड W2 माइनस W ऑफ 1 इज इक्वल टू, अब क्योंकि एक सेकेंड में से फर्स्ट को आप सब्ट्रैक्ट करे थे तो यहाँ माइनस है तो ये हो जाएगा प्लस, तो यू आर लेफ्ट विद 2r, सो दिस विल गिव यू 2 ऑफ r। you have this equation again, you may take out omega 1 minus omega 2 कॉमन, सो मैं यहाँ निकाल देती हूँ ओमेगा 2 माइनस ओमेगा ऑफ 1 कॉमन ले लिया हमने, अंदर बच जाता है L माइनस 1 बाई सी ओमेगा 1 ओमेगा 2, बट ओमेगा 1 ओमेगा 2 का प्रोडक्ट हम 1 बाई एल सी पहले निकाल चुके हैं जिसको हम यहाँ पे प्लेस कर देंगे। सो अभी मैं फ़िलहाल लिखती हूँ ओमेगा 1 ओमेगा 2 एंड दैट इज इक्वल टू 2 ऑफ आर। तो ये रिलेशनशिप आ रहा था, मैं यहाँ पे इसे पुट करती हूँ तो यहाँ आएगा 1 बाई एल सी, जिसमें एल और सी ऊपर जाएगा, सी एंड सी विल बी कैंसल्ड आउट और एल आपकी वैल्यू बच जाएगी सिर्फ। अच्छा ओके, यहाँ मेरा माइनस आ गया है, सो दिस इज प्लस सिंबल, ओके दिस शुड बी प्लस, ये माइनस नहीं ये प्लस रहेगा। सो नाउ ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 एंड यू आर लेफ्ट विद L प्लस 1 बाई सी, और यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देते हैं 1 बाई एल सी, ये वाली 1 बाई एल सी, तो जो मैं यहाँ पर नहीं पुट कर रही हूँ तो नीचे तो मल्टीप्लिकेशन में 1 आ गया और L और C ऊपर चला जाता है, दिस एंड दिस कैंसिल आउट, L प्लस L इज़ 2L, दिस इज़ 2 ऑफ R, 2 और 2 आप बोथ साइड कट कर सकते हो, आपके पास बचेगा ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 इज इक्वल टू R अपॉन ये L आप नीचे ले जाइए। सो दिस इज़ द एक्सप्रेशन, ये आ गई आपकी सेकेंड इक्वेशन। अब हम इसे बैक टू द फॉर्मूला क्वालिटी फैक्टर जिसे हम डेफिनेशन बोल रहे थे, यानी ओमेगा आर बाई 2 ऑफ डेल्टा ओमेगा, या फिर आप ओमेगा आर इज इक्वल टू ओमेगा 2 माइनस ओमेगा ऑफ 1 बोल रहे थे।
वहाँ पर हम इसे पुट करते हैं, देन यू आर हैविंग ओमेगा आर एल, ये जो डिनोमिनेटर में आर बाय एल आएगा, एल को ऊपर लिख दिया मैंने, डिवाइडेड बाय आर। ओमेगा आर की फॉर्मूला भी हमें पता है, रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी दैट इज इक्वल टू 1 बाय अंडर रूट ऑफ एल सी। सो देयरफॉर आपका क्वालिटी फैक्टर बन जाता है। हम यहाँ पे इसको ओमेगा आर की वैल्यू पुट कर देते हैं। सो यू आर लेफ्ट विद 1 बाय अंडर द रूट ऑफ एल सी इन टू एल बाय आर, विच यू मे राइट एज क्यू इज इक्वल टू 1 बाय आर अंडर द रूट ऑफ एल बाय सी। सो ये फाइनल एक्सप्रेशन हमारे पास आ गया, और ये एक्सप्रेशन सिर्फ इस वक्त तो क्या आप किसी भी फॉर्म में लिख सकते हो, दिस इज एक्चुअली इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ इंडक्टर डिवाइड बाय वेलोसिटी ऑफ रेसिस्टर के इक्वल है रेशियो। सॉरी, नॉट वेलोसिटी, वोल्टेज। वी देखकर हमेशा वेलोसिटी याद आता है, तो वी वोल्टेज ऑफ, यानी पोटेंशियल हम बोल रहे हैं, पोटेंशियल ऑफ इंडक्टर टू द पोटेंशियल ऑफ रेसिस्टर की बात हो रही है यहाँ पे। लेकिन ये दोनों कैसे आई, हमारा फॉर्मूला तो यहाँ पर ही आया था, तो हम क्या करते हैं, इसको ऊपर न्यूमरेटर में यहाँ लिख के कर देती हूँ। तो न्यू इज इक्वल टू ओमेगा आर था और एल था, इसको ऊपर भी आई से मल्टीप्लाई करें और नीचे भी आई से मल्टीप्लाई करें, तो ऊपर वाला पोर्शन आपके पास बन जाता है ओमेगा आर इंटू एक्स ऑफ, ये जो रेजिस्टेंस आपका बना ओमेगा एल। ओमेगा एल आपके पास इंडक्टिव रिएक्टेंस होती थी जिसको हम एक्स एल बोलते थे, तो एक्स एल इंटू आई, एंड नीचे तो आई आर है ही, तो इसको आप लिख सकते हो वोल्टेज ऑफ या पोटेंशियल ड्रॉप, सो ई एम एफ अक्रॉस द इंडक्टर और अक्रॉस द रेसिस्टर, तो दोनों ही हम लिख सकते हैं। लिसन, पोटेंशियल ड्रॉप बोलो या इन ईएमएफ बोलो, क्योंकि हर बार हम जब ये चीज़ें बार बार यूज़ करते हैं तो कई बार अलग अलग नाम निकल जाते हैं। इट्स नॉट अ डिफरेंट थिंग। जब आप एसी की बात कर रहे हो तो उसमें ईएमएफ और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस जैसा कोई डिफरेंस नहीं होता, सिर्फ वहाँ होता है जहाँ सेल यूज़ होते हैं। जहाँ सेल यूज़ होगा यानी कि करंट इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर तक टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस अलग होता था, ईएमएफ चीज़ अलग होती थी। लेकिन जब आप एसी की बात करें तो एसी के अंदर सिर्फ ईएमएफ ही होता है, यानी कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्सेस, उसी का आप पोटेंशियल बोल दो। कई बार हम पोटेंशियल मुंह से निकल जाता है मेरे, और कई बार सिंपल वोल्टेज निकल जाता है, तो इट्स द सेम थिंग राइट नाउ। सो यहाँ हम क्या कह रहे हैं, इसको ईएमएफ बोल रहे हैं। सो ये आ गया। इसी चीज़ को आपने, तो मैंने इंडक्टर का लिया, लेकिन फॉर्मूला हमें कहता है कि वी सी भी ले सकते हैं हम, बाय वी आर भी लिख सकते हैं। तो देख लेते हैं कि वी सी का मतलब क्या हो, तो यानी कि अगर मेरे पास आई एक्स सी बाय आई इंटू आई और आई आर आता तो भी फार्मूला सेम ही आना चाहिए था। तो देख लेते हैं, ओमेगा का फार्मूला, इसका फार्मूला होता है 1 बाय ओमेगा सी, तो मेरे पास आना चाहिए था ओमेगा सी इंटू आर। ये रिलेशनशिप आना चाहिए था, आई और आई तो कैंसिल हो गए। तो हमने रिलेशनशिप में जब ओमेगा की वैल्यू पुट की तो आपके पास आएगा 1 बाय अंडर द रूट एल सी, और आप उसे भी लिख देते हैं, ये आएगा अंडर द रूट एल सी और नीचे आ गया था सी बाय आर। मैंने 1 बाय अंडर रूट लिखना था तो अंडर रूट वाला पार्ट ऊपर गया, विच मैं अगेन कैन राइट एज 1 बाय आर अंडर द रूट ऑफ एल बाय सी। तो चाहे भले आप, ये था किसके लिए, क्वालिटी फैक्टर मैंने डिफाइन कर दिया कैपेसिटर के लिए, तो चाहे भले आप कैपेसिटर यूज़ करें या आप इंडक्टर का फॉर्मूला दें, तो ये दोनों ही फॉर्मूले पूरी तरह से वैलिड है। अगर आपको इंडक्टर की पोटेंशियल दे रखा हो या ईएमएफ दे रखा हो वो यूज़ कर लो, या कैपेसिटिव दे रखा हो तो कैपेसिटिव यूज़ कर लो, नहीं तो क्वालिटी फैक्टर का फॉर्मूला ये होता है। यानी कि क्वालिटी फैक्टर डिपेंड करेगा एल और सी की वैल्यू पर। आप इंडक्टर की वैल्यू और कैपेसिटर की वैल्यू को वेरी करके क्वालिटी फैक्टर को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हो। जितना ज़्यादा आप क्वालिटी फैक्टर रखोगे उतनी ज़्यादा सर्किट के अंदर शार्पनेस आएगी, और हर एक डिज़ायर्ड स्टेशन एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी पर कैच होगा, बैंडविड्थ पे नहीं। जितना ज़्यादा बैंडविड्थ के ऑप्शंस हम रखेंगे, जितना ज़्यादा फ्लैटन होगा आपका कर्व, उतना ही ज़्यादा चांसेस हैं नॉइसेस के मिक्स होने के और क्वालिटी के डाउन होने की, यानी कि वॉइस क्वालिटी के डाउन होने की या पिक्चर क्वालिटी के डाउन होने में। पुराने टाइम में ऐसा होता था कि जितने टीवीज़ होते थे उनके अंदर 12 चैनल मिल रहे हैं, 15 चैनल मिल रहे हैं, मतलब उनके पास क्वालिटी फैक्टर्स अच्छे नहीं थे, उनके पास ऑप्शंस नहीं थे। लेकिन आजकल जितने भी टीवी आ रहे हैं उनमें आप 200 हज़ार चैनल्स को आप कैच करने की कैपेबिलिटी वो रखते हैं। दैट मीन्स क्या है, हमने उनके अंदर डिफरेंट वेराइटी ऑफ कैपेसिटर्स कनेक्ट कर रखे हैं, सो दैट कि वो थोड़ा थोड़ा कैपेसिटर की वैल्यू को चेंज करें और अपने नंबर को वेरी कर सकें, सो दैट कि स्टेशन का नंबर आपके डिवाइस के क्वालिटी नंबर से मैच हो जाए और वो डिज़ायर्ड स्टेशन कैच कर पाए। सो आज की क्लास के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे विद सम मोर टॉपिक।